तारे? वो चौंकी। हमें जंगल से निकल के इस तारे को ढूंढना है जो हमें अलवर सुंगाई ले जाएगा। वो क्या है? एडम भी बाहर निकल आया। मेरे गांव का नाम। वो तेज तेज कदम उठाने लगी। एडम उसके पीछे लपका। क्या आपको वो तारा याद है? मुझे तारों का सारा डिजाइन याद है, मैं पहचान लूंगी। तालिया कुछ नहीं बोलती। कह के वो रुकी, सिवाय अपनी जिंदगी के 10-11 सालों के, और एकदम खिलखिला के हंसती। वो भी हंस दिया। तालिया, आप बहुत ज़हीन हैं। वो भी इख्तियार बोला तो तालिया ने मुस्कुरा के से देखा। और आप जैसे ज़हीन लोगों को किधर होना चाहिए जानती हैं? किधर? मुस्कुराहट गहरी हुई। जेल में। वो संजीदगी से जता के बोला और आके बढ़ गया। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। गुस्से से इसकी पुश्त को देखा और फिर पीछे लपकी। अभी वो जेल बनी नहीं जिसमें तालिया मुराद को कैद किया जा सके। बन भी चुकी है और पिछली रात हम इसमें गुजार भी आए हैं एडम। और वो तोड़ी किसने थी? हाँ, वो तुर्की बतुर्की जवाब देती उसके हमरा बाहर जा रही थी। दरख्तों की हदूद खत्म हुई तो सामने सड़क नजर आई। वो जंगल को काट के बनाई गई थी और सीधी मलाका शहर की फसील तक जाती थी। सड़क पर कदम रखते ही तालिया ने गर्दन ऊपर उठाई तो स्याह आसमान अपने तारों के साथ साफ दिखाई दे रहा था। वो चंद लम्हे ऊपर देखती रही, फिर बाजू बुलंद करके इशारा किया। अगर हम इस तारे को इस जानिब रखें तो? इशारों से बताने लगी। हम अलवर सुंगाई पहुंच जाएंगे। हमें इस सिमत में सफर करना है। ओके। एडम ने इस बात में सर हिलाया। वो सड़क के दरमियान में खड़े थे। एक जानिब मलाका था, दूसरी जानिब का रास्ता अलवर सुंगाई को जाता था। तालिया ने बारी बारी दोनों इतराफ में देखा। हो सकता है मेरे पापा अभी तक अलवर सुंगाई में हों। वो ख्वाब की सी कैफियत में बोली, फिर चौंकी। लेकिन वॉन फाते मलाका में हैं। लेकिन हमें पहले अलवर सुंगाई जाकर आपके वालिद का अता पता मालूम करना है। वहाँ लोग कुछ बताएंगे तो हम उनको ढूंढ सकेंगे। और वॉन फाते को यहीं छोड़ दें? हम फाते साहब के लिए वापस आएंगे अगर हमें वही करना है जो उन्होंने हमें करने का हुक्म दिया है। अगर पापा कैद हो चुके हैं तो वो मलाका में ही होंगे या किसी दूसरे शहर में। अलवर सुंगाई जाने का फायदा नहीं। लेकिन फाते साहब ने कहा था कि तुम में और मुझ में जानते हो क्या फर्क है? वो तेजी से बोली। चुपती हुई नजरें एडम पे जमी थीं। मैं किताबें पढ़ना जानता हूँ, यही ना? तुम हुक्म मानने के लिए बने हो, लीड होने के लिए। और तालिया हुक्म देने के लिए बनी है, लीड करने के लिए। इसलिए तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। उंगली से सीने पे दस्तक दी तो उसका अंदाज हतमी था और आंखों में गहरी संजीदगी थी। मैं वॉन फाते को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमें पहले उनका सोचना है। मगर आपने उनसे वादा किया था कि क्या? यही कि इनको कैद में छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं? मुझे ज्यादा अजीज वो वादा है जो उन्होंने अभी मुझसे लेना है। मुझे वो वादा निभाना है। और उसने फसील की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर मलाका में वो लोग हमारी तलाश में होंगे, हम उनसे कैसे बचेंगे? तालिया जवाब में मुस्कुराई। वो दो बदहाल, फटे कपड़ों और मैले चेहरे वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर हम ऐसे ना रहें तो वो हमें कैसे ढूंढेंगे? एडम ने चौंक के इसे देखा। क्या मतलब? बताती हूँ, पहले वापस चलो। हमें सुबह होने से पहले शहर की दीवार फलांगनी है। वो सड़क पे आगे बढ़ गई। अंधेर सड़क, दोनों तरफ जंगल और दरमियान में खड़ा एडम। इसने एक बेबस नजर अलवर सुंगाई तक जाते रास्ते पे डाली और फिर तालिया के पीछे चल दिया। सुबह की सफेद रोशनी इस वसी अहाते में फैल रही थी। पिंजरे में तन्हा बैठे वॉन फाते आंखों की पुतलियां सकोड़े दूर नजर आते गेट को दिख रहा था। वहां शिकारी कुत्ते और घोड़े वापस आ खड़े हुए थे। ना काम ना मुराद वो तालिया ये एडम को पकड़ के नहीं लाए थे और उनके सवार आते साथ ही एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। चेहरे पे जख्म वाला गुस्से और हैरत से कुछ कह रहा था और दूसरा आदमी उंगली उठा उठा के इसको खरी खरी सुना रहा था। फातेह खामोशी से इस मंजर को देखता रहा। जानता था कि उनका वक्ती झगड़ा तालिया और एडम को काफी मोहलत दे चुका होगा। ऐसे में एक और आदमी पिंजरे के करीब आया, ताला खोला और उसे कंधे से खींचकर बाहर आने को कहा। फातेह ने जोर से कंधा झटका और बंधे हाथ सीधे उठाए। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं खुद आ रहा हूँ। ज़बान में नहीं समझा था मगर इशारा समझ गया था। रोब था या क्या? वो एकदम पीछे हट गया। वॉन फातेह बंधे हाथों पैरों के साथ नीचे उतरा
और सर उठा के चमकदार सफेद होता आसमान देखा। गर्दन से बंधी रस्सी पैरों तक जाती थी, मगर इस तरह के वो छोटे छोटे कदम उठा सकता था। आदमी से अपने ताक़ुब में चलाता एक तरफ ले आया। इमारत के दाएं जानिब एक लंबा सा बरामदा बना था जिसमें सलाखों के दरवाजे थे, गोया एक तवील सा कैद खाना हो। आदमी ने सलाखदार दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर चला आया। वो तवील बैरक था और इसमें बहुत से लोग मौजूद थे, नहीफ, कमजोर, कुछ तवाना, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, चेहरों पे थकन और जख्म लिए। कोई बैठा था, कोई लेटा था। सबने इस आदमी को अंदर आते देखा जो गदले लिबास और चेहरे पे लगी मिट्टी के बावजूद बारोब और बावकार लगता था। इसका अगवा कर अब इसकी रस्सियां खोलने लगा। फातिह ने मज़ाहमत किए बगैर हाथ सामने कर दिए। रस्सियां खोलने में काफी देर लगी। फिर वो बाहर निकल गया तो वोन फातिह ने कलाइयां हाथों से दबाईं, गोया दर्द से सुकून पाने की कोशिश की। इर्द गिर्द तमाम कैदी इसको देख रहे थे, बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए। सबकी नजरें उस पर जमी थीं। वो सलाखदार दरवाजे के साथ जा खड़ा हुआ, यूं के पुश्त सलाखों से लगा ली और चेहरा इन बदहाल मुफलिस कैदियों की तरफ मोड़ लिया। फिर वो हाथ उठा के माथे तक ले गया। सलाम। सर को खम दिया। वो खाली चेहरे और वीरान आंखों वाले लोग टुकर टुकर इसको तक रहे थे। क्या सोच रहे हैं डैड? नन्ही परी ने कान में सरकोशी की। यही कि ये लोग कौन हैं और इस हाल में क्यों हैं? किसने हक दिया इन अगवाकारों को कि वो जीते जागते आजाद इंसानों को जानवरों की तरह इस पिंजरे में कैद कर डालें? वो उलझा हुआ था, सोच रहा था, लब हिलाए बिना आर्याना को जवाब दे रहा था। अब इनकी फिक्र क्यों करते हैं डैड? आपको मुराद और उसकी चाबी का इंतजार करना है, जिसके जरिए आप जल्द अज जल्द वापस अपनी दुनिया में चले जाएं, जहां मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी आपकी मुंतजिर है। आर्याना परेशानी से बोली थी। वो सब इसका सबकॉन्शियस माइंड था जो इसे बाज रखने की कोशिश कर रहा था। वो दाएं से बाएं इन खाली चेहरों पे नजरें दौड़ा रहा था। हर आंख में कर्ब और गम की अजब दास्तान रकम थी। इस मायूस लम्हे में फातिह रामसल के ऊपर अजीब सा इंकशाफ हुआ। हम तीनों का गलती से वो दरवाजा पार करना, मैं समझता रहा वो एक हादसा है, लेकिन नहीं, वो चौंक गया था। वो हादसा नहीं था। मैं यहाँ किसी वजह से आया हूँ। 600 साल पहले के मलाका में कुछ है जो मेरा मुंतजिर है। कोई मकसद, कोई काम, कोई शय जो 6 सदी पहले अधूरी रह गई थी और उसे पूरा करने के लिए वक्त ने खुद को आगे बढ़ने से रोक दिया था। हम वक्त की कहती हैं, मगर किसी वजह से, और जब तक वो पूरी नहीं होगी इसने नफी में सर हिलाया। वक्त हमें वापस जाने नहीं देगा। आर्याना धक से रह गई। और वो वजह आपको कैसे मालूम होगी डैड? इसने इन लुटे पुटे चेहरों से नजर हटा के साथ खड़ी बेचैन से आर्याना को देखा और मुस्कुराया। क्या कोई ऐसी पहेली है जो तुम्हारा बाप हल ना कर सका हो बेबी? मगर आर्याना नहीं मुस्कुराई। वो परेशानी से इसको देखे गई। मलाका का कदीम शहर जागने लगा था। फजर की अजान के साथ ही लोग उठ उठ के काम के लिए घरों से बाहर निकलने लगे थे। ऐसे में वक्त के वो 2 मुसाफिर एक घर के बाहर कोने में छुपे बैठे थे। वो लकड़ी का 2 मंजिला घर था। ऊपर टेरेस और कमरों के दरवाजे बने थे। सीढ़ियां बैरूनी थीं। घर की छत दूसरे घरों की तरह लकड़ी की मखरूती तर्ज की थी। वहाँ सारी गली में मखरूती छतों वाले लकड़ी के एक जैसे घर ही बने थे। दफातन टेरेस का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर जाता दिखाई दिया। जैसे ही वो सीढ़ियां उतर के नीचे गया, वो दोनों दीवार की ओर से निकले और झुक के चलते हुए तेजी से कमरे में जा घुसे। तालिया आगे थी और नाखुश सा एडम पीछे। बाहर अभी तक जामी अंधेरा फैला था। अंदर आते ही जो मंजर सामने आया, उसमें जमीन पे फर्शी बिछोना बिछा था, जिसपे एक नन्हा बच्चा सो रहा था और एक औरत उनकी जानिब पुश्त किए चादर झाड़ रही थी। तालिया बिल्ली की चाल चलती उसके पीछे आई और उसके मुंह पे हाथ रख लिया। औरत को मज़ाहमत का मौका ही नहीं मिला। वो इसके बाजू के नरगे में चंद लम्हों में बेहोश हो गई। तालिया ने एहतियात से इसे इसके बिछोने पर डाल दिया। जब ये जागेगी तो इसे लगेगा कि ये कमजोरी से चक्कर खाकर गिर गई थी। वो मुड़ी तो देखा, एडम नाखुशी से इसे देख रहा था। क्या इस औरत को तकलीफ देना जरूरी था? तो क्या कहती,
मोहतरमा, हम आपके घर चोरी करने आए हैं, खामोशी से साइड पर हो जाएं और हमें हमारा काम करने दें। कांट बिलीव मैं एक चोरी की वारदात में शरीक हो रहा हूँ। इससे पहले तुम धोखा देने की वारदात में भी शरीक हो चुके हो, जब तुम मुझे धोखा देकर फातिह साहब को संभाव के घर ले आए थे, चाबी जोड़ के। इसलिए ज्यादा पारसा न बनो। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो वापस जाते ही अपने हाथों से आपको जेल भेजूंगा। वो जल के बोला था। तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो संदूकों की तरफ बढ़ गई थी। ये खाता पीता कराना लग रहा है, कीमती चीजें होंगी उनके पास। खुदा करे इस घर में कोई और ना हो, इसलिए जल्दी से अपने लिए कपड़े ढूंढो। खावत के आने से पहले हमें तैयार होकर यहाँ से निकलना है। वो संदूक खोल के कपड़े उलट पुलट कर रही थी। कमरे की दीवार पे लगी मिशल चल रही थी, इसलिए सब साफ नजर आ रहा था। बच्चा हनूज सोया हुआ था। फजर बासी हो गई और मलाका पे सूरज तलू होने लगा तो शहर की गलियों ने देखा। वो दोनों चुपके से सीढ़ियां उतर के गली में आ गए थे और अब साथ साथ चल रहे थे। और ये वो बदहाल वक्त के मुसाफिर हरगिज न लगते थे। तालिया ने जामनी रेशमी बाजू का रंग पहन रखा था। पैरों तक आता लहंगा नुमा लिबास और घुटनों तक आती कमीज। कंधे से दुपट्टा गुजार के दूसरे पहलू पे बांध लिया था। उंगलियों में 2 अंगूठियां और गर्दन में मोतियों की माला थी। हमाम में रखे अजीब दूध से बने मलगूबे से इसने बाल भी धो लिए थे, कंघी भी की थी और अब सुनहरी बाल कंघी हुए चेहरे के दोनों इतराफ में गिर रहे थे। कान में मसनूई बड़ा सा फूल लगा रखा था और सर पर हैट पहन रखा था। ये मिले तर्ज का हैट था, ना कि अंग्रेजी तर्ज का जो वो मलेशिया में पहनती थी। ये उल्टे लट्टू की शक्ल का था और डोरी थोड़ी तले अरस दी जाती थी, यूं कि आधा चेहरा छुप जाता था। एडम ने भी ऐसा ही हैट पहन रखा था। नीचे खुला सा पजामा, ऊपर लंबी कमीज और उस पे नीले रंग की पतली जैकेट जो सामने से खुली थी, गोया कोट हो। ये मकामी लिबास था और उस पे काफी खुला था। शहर जागने लगा था। लकड़ी के मकान और उनके दरमियान आते जाते लोग। काफी औरतों के सरों पे दुपट्टे थे और लिबास खुले से थे। मर्दों के लिबास एडम की तरह थे। चंदीक ने गुजरते हुए इन दोनों को देखा भी। गैर आरामदेह एडम जो बदिक्कत खुले जूतों में चल रहा था और गर्दन कड़ा के शाने बेनियाजी से चलती तालिया। सुनो, तुम मेरे भाई हो, रास्ते में हदायत दी। अल्लाह मुझे जहन्नुम में भी आपका भाई ना बनाए। मैं कवर स्टोरी बता रही हूँ, वो बिना असर लिए बोली। हम चीन से आए हैं, मसालों का कारोबार करते हैं। इस जमाने में यही कारोबार बहुत इन था। लोग इंडिया से समंदर के रास्ते मलाका की बंदरगाह तक आते और मसाले बेचते थे। तो हम इंडिया से क्यों नहीं आए, चीन से क्यों आए हैं? क्योंकि हम इंडियन नहीं लगते डफर, हम चीनी लगते हैं। वो इसे घुरकते हुए कदम उठा रही थी। चलते चलते वो दोनों बाजार की हदूद में दाखिल हो गए थे। वहाँ लकड़ी की दुकानें गलियों में बनी थीं। कहवा खाने भी थे जहाँ बाहर कुर्सियां मेज बिछी थीं। रेहड़ियों पे सामान रख के भी लोग फरोख्त कर रहे थे। गर्ज फजर के साथ ही बाजार में गहमा गहमी का आलम था। बस एक चीज ना थी जो आज की दुनिया में होती थी, शोर, ट्रैफिक का, मौसीकी का, आवाजों का। हरगिज नहीं, आबादी कम थी। लोगों के अपने बोलने की आवाजें ही आ रही थीं बस। वो दोनों बावकार चाल चलते आगे बढ़ते गए। जहाँ कई औरतें सर से पैर तक ढकी थीं, वहाँ कई कंधों से घुटनों तक का लिबास पहने हुई थीं। यूं के कंधे भी बरहना थे। ऊंचे जूड़े बनाए वो मर्दों के साथ बाजार में काम कर रही थीं और उन्हें कोई हरासा नहीं कर रहा था। अजीब माहौल है 600 साल पहले के मलाका का। वो अचंभे से बुड़बुड़ाई। 557 साल चेतालिया, वो जत्ता के बोला था। और हम बाजार में क्या करें हैं, हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। एक यही चीज है जो उन संदूकों से न मिली थी। एक सिक्का या दमड़ी भी नहीं। गालिबन वो अपने पैसे कहीं छुपा के महफूज रखते थे। तालिया रुक गई। एक दुकान के सामने खड़े आदमी को देखा जो कपड़े का एक थैला उठा रहा था। फिर इसने सोने का एक सिक्का दुकानदार की तरफ बढ़ाया। सोना, हमें सोना चाहिए, वो बुड़बुड़ाई। जीरक निगाहें चारों इतराफ में दौड़ाईं। कदीम जमाने के इस बाजार में लोग मामूल की खरीदारी कर रहे थे। निगाह एक औरत पे जा रुकी जो लहंगे, कमीज और सर पे दुपट्टे में मलबूस थी और एक सब्जी की रेड़ी पे खड़ी मुख्तलिफ किस्म के पालक के पत्ते उठा उठा के देख रही थी। इसके हाथों में सोने की अंगूठियां और कलाई में मोटे कंगन थे। तुम यहीं रुको,
میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں۔ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر کیسے؟ تالیہ نے ہیڈ ذرا سر پہ اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ اور اس پر چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاکہ کل کو تم وہی ٹیکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو، تمہارے گناہ بھی میرے سر آئیں۔ آپ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا، میری حفاظت کی نیت سے، تاکہ کل کو اگر میں بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور چکے کیسے میرے ہاتھ سے گھڑی اتار سکتے ہیں اور میں ان کو موقع ہی نہ دوں۔ تالیہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بات میں وزن تھا۔ ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، مگر ٹیکنیک یہ ہے کہ وہ نخریلے انداز میں شانی بے نیازی سے بولی، پہلے ٹارگٹ سے ہاتھ ملاؤ زور سے اور اس کی گھڑی یا انگلی کو زور سے دباؤ۔ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہماری جلد پر وہ ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے گھڑی کو آہستہ سے اتار لو، مگر چونکہ زور سے دبایا تھا تو ٹارگٹ کو لگے گا کہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے۔ اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ آئی سمجھ؟ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں آئی برو اٹھائی۔ واو! اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے؟ تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو میں تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس ٹیکنیک کا راز بتاؤں؟ چپ کر کے کھڑے رہو ادھر، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ناک کوڑ کے ہوں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بظاہر ریڑھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پر بڑے بڑے دوریان ایک قسم کا پھل رکھے تھے۔ ان کی مہک اتنی تیز تھی کہ ہر سو پھیلی تھی۔ وہ ان کو اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے کچھ کہا تو وہ گڑبڑا کے مسکرا دیا اور پھل واپس رکھ دیے۔ کن اکھیوں سے تالیہ اس عورت سے ٹکراتی، پھر اس کے ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لمحوں بھر کا کھیل تھا۔ وہ واپس آئی اور رومال میں چھپے کڑے دکھائے۔ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ تو آنکھوں، ایڈم محمد نے بے اختیار آسمان کو دیکھا۔ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ وہ کرارا سا جواب دیتی، مگر ایک دم ہر طرف شور سا مچا۔ آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپ، لوگ دونوں اطراف میں ہٹنے لگے۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگے، بغل، اعلانات۔ راستہ صاف ہونے لگا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپڑ تلے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ اعلان اور نعروں کی سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تالیہ یک ٹک اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا۔ جی تالیہ، بتائیں نا، یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ شہزادی، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی تھی۔ ملاقہ کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے، ادب سے راستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھیں، ان میں تپش سی ابھرنے لگی تھی۔ ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم، وہ دیکھو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا، کچھ جوش، کچھ خوشی سے۔ شمال کی سمت سے قافلہ آ رہا تھا۔ آگے گھڑ سوار تھے، کوئی بغل بجا رہا تھا، کوئی تلواریں تانے ہوئے تھا۔ درمیان میں شاہی طرز کی بگھی تھی، سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار ہوئے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس میں جتے تھے۔ وہ سست روئی سے چل رہی تھی۔ بگھی کی کھڑکی کھلی تھی، پردہ ہٹا تھا اور اندر تالیہ نے انہی پرتپش نگاہوں سے بگھی کو دیکھتے گردن اونچی کی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے۔ دونوں طرف لوگ شوق اور روب کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے۔ نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقیناً شہزادی کے حق میں تھے۔ جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین خوبصورت ہاتھ نکلا۔ اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ بگھی کے پہیے قریب آ رہے تھے۔ جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیہ کا سانس تک رک چکا تھا۔ کھڑکی قریب آئی، اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا، بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھیں، سرخ لباس جس کے کندھے پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا، بندھے بالوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے اویسے، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی، کافی خوش شکل تھی، بس خوش شکل۔ مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایٹم کھڑے تھے۔ تالیہ بنا پلک جھپکے نگاہیں اس پر جمائے ہوئی تھی۔
दफातन शहजादी की नजरें तालिया मुराद पे आ रुकी। तालिया ने हेड ऊपर उठाया। सुनहरी बाल और उनके हाले में दमकता चेहरा, जख्म के निशान और आंखों की सर्द नफरत। शहजादी की काजल लगी आंखों ने चंद लम्हे तक इस लड़की को देखा, फिर निगाहें आगे ले गई, मगर वो इन्हीं सर्द नजरों से इसको देखे गई। बग्घी दूर चली गई। सिपाहियों के घोड़े आगे बढ़ गए। एक शहर सा टूटा। इतनी खूबसूरत नहीं थी जितना सुना था, एडम मायूसी से बोला। तालिया ने तलखी से सर झटका, फिर साथ खड़े बूढ़े आदमी को देखा। वो भी दूर जाते काफले को देख रहा था। वो पूछे बिना न रह सकी, क्या आप लोग शहजादी को पसंद करते हैं? आदमी ने चौंक के इसे देखा तो वो मुस्कुराई। मैं और मेरा भाई पहली दफा चीन से मलाक आए हैं, इलाके से वाकिफ नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। इसका लहजा मुख्तलिफ था और वो ये जबान ठीक से बोल नहीं सकती थी, मगर आदमी समझ गया, सर हिलाया। जब इतने मुसलाह सिपाही साथ हों तो कौन शहजादी को नापसंद कर सकता है? अंदाज में तंज था। मैंने सुना है शहजादी बहुत जालिम है, अलवर सुंगाई से बहुत से लोग कैद करवाए हैं इसने। ऐसा ही हुआ है, पूरे हफ्ते से गिरफ्तारियां जारी हैं, सारे कैद खाने भर चुके हैं। कुछ अंदाजा है कि ये कैद खाने कहाँ होंगे? वो सरसरी सा पूछ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदमी ने कंधे उचका दिए। महल में ही होंगे, मगर ये जुल्म शहजादी ने अकेले नहीं ढाया। बंदा हरा उसमें बराबर का शरीक था। जाहिर है वो इसका बाप है, दोनों एक जितने ही कसूरवार हैं। वो तनफ्फुर से बोली। बूढ़ा गर्दन घुमा के ना समझी से इसे देखने लगा। किसका बाप? शहजादी ताशा का बाप? मलाका का बंदा हारा? वजीर? बूढ़े आदमी के आईब्रो चंबे से इकट्ठे हुए। बंदा हारा शहजादी का बाप नहीं है, और ये शहजादी योन सुफू थी, जो चीन के बादशाह की बेटी है और मुरसल शाह सुल्तान की होने वाली बीवी। बंदा हारा तो सुल्तान का पुप्पीजाद भाई है, शहजादी से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तालिया हक्का बक्का रह गई। सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। तो ये शहजादी ताशा नहीं थी? शहजादी ताशा कौन है? वो आदमी इतना ही हैरान था। एडम बेबसी से तर्जमे का मुंतजिर इन दोनों को देख रहा था। शहजादी ताशा, मलाका की शहजादी, बंदा हारा की बेटी, जिसके किस्से दूर दूर तक मशहूर है। वो बेचैनी से बोल रही थी। कुछ गलत था। मैंने महल में काफी अरसा काम किया है बेटी। हमारे मुल्क में ताशा नाम की कोई शहजादी नहीं है। मैं ये नाम पहली दफा सुन रहा हूँ। तालिया को यकीन नहीं आ रहा था। तारीख की किताबें कैसे गलत हो सकती थी? तो फिर बंदाहारा की बेटी का क्या नाम है? पिछले बंदाहारा की तो कोई बेटी ही नहीं थी। 2 बेटे थे, मगर 5 रोज कब्ल उसको फांसी दे दी गई और बेटे जलावतन कर दिए गए। इसने सुल्तान के पुप्पीजाद के साथ मिलकर सारे पंबूरों के लोगों को पकड़वाया, मगर वो सुल्तान का पुप्पीजाद, इसने महल में आते ही बंदाहारा का पत्ता भी साफ कर दिया और खुद नया बंदाहारा बन बैठा। और उसकी बेटी, उसकी आवाज कांपी। उसकी एक ही बेटी थी, 10-11 साल की। वो चंद दिन पहले खो गई थी, मगर राजा मुराद को लगता है अपनी बेटी के खोने का कोई गम नहीं है। बूढ़ा आदमी अफसोस से कह रहा था। सब जानते हैं वो सुल्तान से नाराज होकर अलवर सुंगाई में जा बसा था। सब जानते हैं वो खुद पंबूरो था, मगर इसने अपने साथियों से गद्दारी की, चाल चली। इसने सारे लोगों को पकड़वा दिया और सुल्तान का पसंदीदा बन बैठा। पिछला बंदाहारा शहजादी योन सूफू का हमदर्द था, इसी की तरह जालिम, मगर राजा मुराद योन सूफू से ज्यादा जालिम साबित होने वाला है। सुल्तान आंखें बंद करके उस पर एतबार करता है। और सच पूछो तो इस वक्त सरजमीन मलाका का सबसे ताकतवर शख्स, असल बादशाह राजा मुराद ही है। वो हमेशा से शाही खानदान का हिस्सा था। चंद साल गरीब लोगों के साथ रहकर भी वो नहीं बदला। वही तकब्बुर, वही ताकत की हिर्स। बूढ़ा नफरत और गुस्से से बोल रहा था। साथ खड़े 2 आदमी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तालिया मुराद सफेद चेहरे के साथ पीछे हटी। 1 कदम, 2 कदम, आंखों में आंसू आ गए थे। सुर्ख आंसू जिनमें खौफ था, वहशत थी, बेयकीनी थी। राजा मुराद कहाँ रहता है? अभी तो वह सब्ज पहाड़ी वाले महल में रिहाइश पजीर है। यहाँ से चंद कोस दूर उस तरफ। एक आदमी जोश से बताने लगा। वो मुर्दा चेहरे के साथ पलटी। एडम नासमझी से इसके पीछे लपका। तालिया, ये क्या कह रहा था? तालिया ने उसी सिमत कदम उठाते जेवर की पोटली उसकी तरफ बढ़ाई।
तुम यहीं रुको, मेरा इंतजार करो। मगर मैं कैसे? हुक्म मानो एडम, हुक्म मानो। वो भीगी आवाज में बोली थी। कदम रुक नहीं रहे थे, वो चलती जा रही थी। एडम वहीं ठहर गया, हैरान परेशान। फासला ज्यादा ना था, रास्ते साफ थे, आबादी कम थी, रास्ता बताने वाले बहुत थे। वो साहिल की सिमत में जा रही थी, बेजान कदमों से, तवाना कदमों से, सर्द मुर्दा दिल से, गर्म खोलते हुए दिल से, पथरीली आंखों से, आग की लपटें लिए आंखों से। सड़क के इर्द गिर्द ऊंचे नारियल के दरख्त लगे थे। सड़क पहाड़ी पे ऊपर तक जाती थी। एक तरफ ठाठाई मारता समंदर नजर आ रहा था, जहां सिपाही थे, किश्तियां खड़ी थीं। वो सड़क के आगाज पे रुकी और गर्दन उठा के ऊपर देखा।